आप सबों का माई कोचिंग सेंटर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग ऑनलाइन मैथ टेस्ट 5 का सॉल्यूशन देखेंगे 2 सितंबर 2021 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए और ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का किसी वर्ष के प्रथम 5 महीने का औसत व्यय 5,000 रुपया है, यानी वो पर मंथ 5,000 खर्च करता है, और अगले 7 महीने का 5,400 है, यानी कि अगला 7 महीना 5,400 खर्च करता है, और पूरे वर्ष वो 2,300 रुपये बचत करता है। तो उसकी औसत आय कितनी है? तो यानी शुरू में खर्च दिया और साल का बचत दिया, टोटल पहले निकालते हैं कि आखिर वो खर्च कितना करता है। तो पहले 5 महीना यानी कि 5 महीना वो 5,000 करके खर्च कर रहा है, यानी टोटल खर्च हो गया 25,000, और अगले ही 7 महीने में वो 5,400, यानी कि 0 0 7 चौक 28, हाथ में 2, 7 पचे 35 और 1 36 37, यानी कि वो साल भर में 62,800 खर्च करता है, और बचत कितना करता है? 2,300, यानी कुल उसका इनकम हो गया 00156, यानी कि 65,100। तो एवरेज उसका इनकम पूछा गया है, तो उसका टोटल इनकम सालाना है 65,100, और पर मंथ का पूछा है तो 12 महीना से डिवाइड कर देंगे, तो 12 पंचे तो आ जाएगा 60, 5 और 1, तो 5 और 1 हो गया 12, 12 चौक 48, 3 और 0, फिर कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 6 और 0, 12 पंचे 60, यानी उसका सालाना इनकम जो है वो 5,425 रुपये है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए औसत का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 2 समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 25 और 36 के अनुपात में है, तो उनके शीर्ष लंब का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें समझेंगे कि आखिर ये क्या बताया जा रहा है। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। अगर बात किया जाए कि इसके भुजा की, तो मान लेते हैं अगर भुजा ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर तो अनुपात में दिया हुआ है, इसलिए हम कांस्टेंट को नहीं लेंगे, इग्नोर कर देते हैं, यानी ए स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर से हम लोग भुजा निकालेंगे, और रहा बात शीर्ष लंब यानी इसकी ऊंचाई का, जो यहाँ से यहाँ जो h होता है, इस h को निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा। तो अब इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ था? तो यहाँ पर दिया हुआ था क्षेत्रफल। तो पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल था 25 और दूसरा का था 36। तो अगर हम पहले भुजा को x स्क्वायर माने और दूसरा वाला को y स्क्वायर माने, तो इनका भुजा कितनी निकलेगी? तो x बटा y बराबर हो जाएगा 5/6। तो ये इसकी भुजा निकल गई। और हम लोग जानते हैं कि ऊंचाई के लिए तो √3/2 इंटू भुजा होता है, इसकी भुजा 5 है और नीचे वाला का √3/2 इंटू भुजा यानी 6 है। तो ये और ये तो सेम चीज़ कट ही जाएगा, तो जो रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा? 5:6। तो इसका आंसर हो जाएगा 5:6। क्षेत्रफल से हम लोग स्क्वायर को रूट में डाल करके भुजा निकालें, और भुजा ही उसकी ऊंचाई को समझेंगे, क्या कि ऊंचाई में भी √3/2 इंटू भुजा ही गुना करते हैं, तो दोनों में तो √3/2 होगा ही, तो कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5:6। यानी कि इसका आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है? तो पहला नंबर में लिखा हुआ 0.1, चलो ये है यानी 10 पैसा। 0.01 यानी यह है 1 पैसा, और ये 0.1 का 11 का होल स्क्वायर है। तो अगर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 मिलेगा, और 2 बार स्क्वायर करेंगे यानी 0.11 इंटू 0.11। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, 2 2 4, यानी 1 2 3, एक शून्य बैठा के यहाँ बैठाएंगे 4। और लास्ट ऑप्शन में दिया है रूट के बाहर, तो 1 का तो रूट अंडर 1 ही होगा, बट रूट के अंदर पॉइंट के बाद 4 अंक था, तो 2 अंक बाहर निकलेगा, यानी ये। तो अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 4 नंबर है उसमें एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है।
तो इसमें जो सबसे बड़ा है वो ये है 0.1 यानी 10 पैसा है, बाकी उससे सब छोटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि रूट अंडर 8 - 2 और रूट अंडर 15 का मान ज्ञात कीजिए। एक्चुअली में इसका प्रोसेस होता है कि जब भी कोई चीज़ रूट से तभी बाहर निकलेगा जब वो स्क्वायर में हो। तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस जो भी हो, प्लस रहेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस रहेगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 8 है प्लस माइनस 2 इंटू रूट 15 है। तो क्या 15 को कैसे तोड़ेंगे जो जोड़ करके 8 आ जाएगा। तो देख रहे हैं 15 को अगर हम लोग 5 और 3 में तोड़ेंगे तो 5 3 15 और जोड़ने से 8 आ रहा है, तो कुछ इस प्रकार ये सज जाएगा। रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू ए बी रूट 5 इंटू रूट 3। तो यानी ये हो जाएगा रूट 5 प्लस माइनस होगा यहाँ पर, क्या कि यहाँ माइनस का साइन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और जब रूट के बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 3। तो ये तो हो गया प्रोसेस कैसे बनाना है, ये इसका तरीका हो गया। बट जब भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले कि जब भी ऐसा क्वेश्चन में दिया हो तो आराम से हम लोग देख रहे हैं कि 8 - 2 रूट 15 है। बस यहाँ पर देखना है कि रूट 15 के आगे क्या लिखा हुआ 2, अगर 2 लिखा हुआ तब तो और ईजी हो गया। बस इसको देखना है कि तोड़ने से कैसे ही जोड़ करके 8 हो जाए। तो 15 को अगर हम लोग तोड़ते हैं 5 तिहाई 15, तो 5 और 3 को जोड़ने से 8 आ रहा है। तो बस यही इसका आंसर है रूट 5, और यहाँ पर जो साइन रहेगा प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 3 यानी ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें कहता है कि दो संख्या जिनमें से प्रत्येक में 3 अंक है का एचसीएफ अगर 17 है तथा उनका एलसीएम 714 है तो संख्याओं का योग कितना होगा। तो यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम में पहले कुछ और समझेंगे कि जब भी एचसीएफ और एलसीएम का बात उठेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि दो संख्या जब भी मानना हो तो एक को एक्स ए और एक को एक्स बी मानेंगे। ऐसा मानने का पीछे कारण क्या है, तो इसमें दोनों में कुछ मल्टीपल को रखना है। तो दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या मिला एक्स, तो ये जो कॉमन मल्टीपल है इसी को क्या बोलते हैं एचसीएफ। और अगर हम बात करें एलसीएम का, तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमको मिलेगा एक्स ए बी, जो कॉमन पार्ट है वो एक बार लिखा गया और जो अलग अलग है लिखा जाता है, ऐसा हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्या जिनमें से प्रत्येक 3 अंक का है, दोनों ही क्या है तो 3 अंक का है। तो 3 अंक का है तो दो संख्या हमको नहीं मालूम क्या है, एचसीएफ दिया हुआ है यानी एक्स का मान दिया हुआ है 17, जबकि एलसीएम एक्स ए बी का मान दिया हुआ है 714। तो अगर हम लोग एक्स का मान यहाँ पुट करते हैं तो ए बी का मान कितना निकलेगा। सो 17 को 114 में काटेंगे तो 17 चौक 68 और 3 और 4 34, 17 दूनी 34 यानी 42। अब 42 को हम लोग मल्टीपल में तोड़ते हैं तो क्या क्या टूटेगा, 1 42, 2 21, 3 14 और हो जाएगा 6 7, 6 7 42 और नहीं टूटेगा। ये जो भी तोड़ेंगे उसको हम लोग 100 अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो इतना ही टूटेगा। अब ये चारों में से कौन आंसर होगा, तो ये चारों में से लास्ट वाला आंसर होगा। क्यों आंसर होगा, क्योंकि वहाँ शुरू में ही बोल दिया था कि 3 अंक का संख्या होना चाहिए। तो ये जो निकला है ये ए और बी निकला है। तो संख्या तो जानते हैं एक्स ए और एक्स बी है। तो अगर हम लोग सबको एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स का मान 17 है तो 17 एकम 17 2 ही अंक होगा, 17 दूनी 34 2 ही अंक होगा, 17 तिया 51 2 ही अंक होगा। बट 17 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 17 छक मिलेगा 102 और 17 सत्ते 119 और यही दोनों संख्या हो गया। इसका योग कितना हो जाएगा, तो 9 2 11 2 और ये हो जाएगा 2 यानी 221। तो ये दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा 221। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रव्याज की दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो स्वयं का 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन जब भी ऐसा देगा इसका भी बहुत ही आसान ट्रिक्स है। पहली बात यहाँ में शुरू में बोल रहा है कि दुगना होने में लगेगा 4 वर्ष।
तो जब भी जितना गुना कह देगा कि दुगना, तो ज़रूर इसी का कोई पावर का पूछेगा। क्या पूछ सकता है? तो वो 4 गुना पूछ सकता है, 8 गुना पूछ सकता है, 16 गुना पूछ सकता है, 32 गुना पूछ सकता है। तो ये जितना भी गुना पूछेगा सबको 2 पे पावर बना देंगे। जैसे हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, 16 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 और 32 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 5। अब जो भी पूछेगा उसको इस साल से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर दुगना पूछेगा तो 4 दूनी 8, तो 8 साल लगेगा। अगर इसका 8 गुना पूछेगा तो 4 तिया 12। अगर 16 गुना पूछेगा तो 4 चौक 16 और अगर 32 गुना पूछेगा तो 4 पंचे 20। ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा था कि दुगना होने में 4 वर्ष, तो 8 गुना का मतलब 2 पे पावर 3, तो 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12, यानी कि 12 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही बनाएंगे। या इसमें 3 गुना का ही पूछ सकता है कि 3 गुना होने में मान लीजिए 5 वर्ष लगता है, तो जब 3 गुना बोलेगा तो ज़रूर वो 9 गुना, 27 गुना, 81 गुना पूछेगा। तो इसको भी वही करेंगे, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3 या 3 पे पावर 4, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 5 चौक 20। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ दुगना था तो ये वाला बनेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि किसी परिवार में पिता और माता की एवरेज आयु 38 वर्ष है, तो फादर प्लस उसकी मदर दोनों 38 एवरेज क्या है? तो अगर 2 आदमी का एवरेज 38 है तो योग कितना होगा? तो 38 दूनी हो जाएगा 76। और माता पिता और उनकी एक लड़की यानी फादर, मदर और उसकी एक डॉटर, ये तीनों का एवरेज 28 है। अगर 3 का एवरेज 28 है तो 28 तिया तो हो जाएगा 84, यानी तीनों का योग है 84। तो अगर फादर मदर डॉटर से घटाएंगे तो डॉटर का आयु निकल जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा? तो 4 और 4 8 वर्ष, यानी जो बेटी है वो कितनी वर्ष की है? 8 वर्ष की, यानी कि 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 840 रुपये और 3 वर्ष में 5324 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर रेट निकालने को कहा जा रहा है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति से हम CI पे कर्जा लिए यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो CI का मतलब होता है कि अगर आप जब पैसा देने का समय है 1 साल बाद और नहीं चुकाते हैं, तो अगला बार जब दूसरे साल ब्याज लगेगा तो जो आप पैसा कर्जा लिए थे वो और प्लस जो आपका ब्याज हुआ था 1 साल का, वो दोनों का जोड़ करके आप उसका इंटरेस्ट भरते हैं। तो अगर हम 2 साल में 4840 रुपये नहीं भर पाएंगे तो अगला बार जो पैसा हमको लगेगा वो किसका ब्याज लगेगा? तो इस टोटल का ब्याज लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि 1 साल में पैसा कितना बढ़ा है, तो घटाने पर 4, 2, 13 में से 8 जाएगा तो 5 और ये हो गया कितना? तो 524 रुपया हो जा रहा है। 4 हो गया यहाँ पर, 12 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो कितना होगा? ये गलती घटा दी है। यहाँ पर हो जाएगा 4, 12 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 8 और यहाँ हो गया 2, ये भी हो जाएगा 4 और ये से 5 लिया तो हो गया 4, 4 4 कट गया, यानी कितना हो गया? 484 रुपया। तो हम समझ गए कि जब 2 साल में हम 4840 रुपये नहीं भर पाए थे तो उसी का हमको इंटरेस्ट लग रहा है 484। तो यही जानेंगे कि 484 आखिर 4840 का कितना परसेंट है। तो 1 शून्य कट गया और ये से एक बार में कट जाएगा, यानी कि 10%। तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर, इसमें कह रहा है कि कोई ऋण जो साधारण ब्याज की दर से 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष पश्चात इतना रुपए दे है, तो समान वार्षिक किस्त द्वारा भुगतान के लिए कितनी राशि करनी होगी? यानी कि ये साधारण ब्याज का किस्त का प्रश्न है। तो साधारण ब्याज का किस्त का प्रश्न बहुत ही ईजी तरीके से बनाएंगे। क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कितना समय है और कितना रेट है। तो देख रहे हैं 4 साल है, तो पहला साल तो वही नॉर्मल रह जाएगा 100%, दूसरा साल रेट को जोड़ देंगे 104, तीसरा साल 108 और चौथा साल 112, यानी हर साल रेट जोड़ते चल जाएंगे। कितना समय तक? तो जितना समय दिया रहेगा, पहला 100, फिर 104, फिर 108, फिर 112। तो अगर सबको जोड़ते हैं तो कितना मिल रहा है? तो देख रहे हैं 424 रुपया हो जा रहा है। तो 424 के कारण हम भुगतान कर रहे हैं 848 का। तो 100 बराबर कितना? यही इसका आंसर हो जाएगा।
तो 848 अब बटा में हो जाएगा 424 और गुना 100। तो ये कितना बार में कटेगा? 2 बार में। 2 गुना 100 यानी 200 हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि किस्त का प्रश्न जब भी एसआई में मिलेगा साधारण ब्याज में तो इसको ऐसे ही बनाएंगे। क्या करेंगे कि देखेंगे पहले क्या दिया हुआ है, तो 4 का रेट है और 4 साल है। तो पहला 100, फिर 104, फिर 108, फिर 112, 4 साल जोड़े तो आया 424। 424 बराबर 848, तो 1 बराबर 448 बटा 424 कटेगा तो 2। तो हमको 100 बराबर निकालना है, तो 2 को 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200। यही इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 10 नंबर, इसमें कह रहा है √5 का मान इतना है, √3 का मान इतना है, तो 1/√5 प्लस √3 का मान कितना होगा? तो नीचे में कभी भी रूट रहता है तो सबसे पहला काम इसका परिमयकरण किया जाता है। तो परिमयकरण करते समय जो नीचे का डाटा है उसमें प्लस का साइन को माइनस और माइनस का साइन को प्लस करके ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो ये इससे 1 से गुना होगा तो √5 माइनस √3 रहेगा, जबकि नीचे में a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 2। √5 का मान और √3 का मान रखेंगे, दोनों को घटाएंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा तो 4, 13 में 3 में से 3 जाएगा तो 0 और 12 में से 7 जाएगा तो 5 और 1 1 कट गया। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.252, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर 0.252। अगला क्वेश्चन है √7 माइनस 2 बटा √7 प्लस 2 बराबर a √7 प्लस बी। तो एक बात हमेशा याद रखना है कि कभी भी कोई एक समीकरण से 2 डाटा नहीं निकल सकता है। जैसा कि क्वेश्चन में देखा जा रहा है कि a और b और समीकरण मात्र एक ही दिया हुआ है, तो ज़रूर अगर ये ऐसे नहीं निकल सकता है तो इसको लास्ट में कंपेयर करके निकालना पड़ेगा। तो इसी प्रकार हमको इसको में बदलना पड़ेगा इसको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले परिमयकरण, तो √7 2 और नीचे हो गया √7 प्लस 2। तो परिमयकरण करते समय वही उल्टा कर देंगे साइन को और ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा √7 माइनस 2 का होल स्क्वायर अब बटा में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 और 2 दूनी 4, ऐसा हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे इसके बाद आगे, इसके आगे अब क्या करेंगे, इसको a प्लस बी का फॉर्मूला में तोड़ेंगे। तो a स्क्वायर मतलब 7, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4 √7 और नीचे में हो जाएगा कितना 3। तो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 11 माइनस 4 √7 अब बटा 3। अब इसी को 3 को अलग अलग कर देंगे, यानी कितना होगा, तो 11 अब बटा में 3 और माइनस 4 √7 अब बटा में 3। अब ये कंपेयर करने लायक हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, मेरा क्या निकला, तो 11 बटा √3 और माइनस 4 √7 अब बटा √3, और ये दिया हुआ था a √7 प्लस b। तो जो √7 के साथ गुना है वो a है और जो नंबर है वो b है। तो b का मान पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 11 बटा 3, और अगर a का मान पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा -4 बटा 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऐसा जब भी क्वेश्चन जहाँ पर एक समीकरण में 2 ABCD ऐसा वेरिएबल दिया होगा तो वहाँ पर हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि कंपेयर करके निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक बाग की प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी है जितना पंक्ति है, यानी कि बोल रहा है जितना रो उतना ही कॉलम। तो ऐसा कहने का मतलब है कि स्क्वायर बन रहा है। अगर 10 गो इधर रो है या 5 गो रो है तो 5 गो कॉलम भी है। तो ऐसे हम लोग 25 करके टोटल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर 111 पेड़ उड़ जाते हैं और उसके उपरांत में 10,914 पेड़ रह जाते हैं तो पंक्तियों की संख्या कितनी थी। तो पहले कितना पेड़ था वो निकालना पड़ेगा। अभी कितना पेड़ बचा हुआ है 10,914 और 111 पेड़ उड़ गया था, यानी शुरुआत में पेड़ कितना लगाया गया था 11,025। बस यही जानना ये किसका स्क्वायर है। तो अगर हम स्क्वायर देखेंगे तो जानते हैं 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, जबकि 105 का अगर नहीं भी जानते हैं तो हम लोग 110 का तो स्क्वायर जानते हैं। 110 का होगा 12,100, क्या कि 11 के स्क्वायर 121, यानी ये दोनों के बीच का ही ये वाला नंबर है।
तो कहने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा 105, या फिर हम लोग 105 गुना 105 कर सकते हैं। इसका करने का तरीका क्या होता है कि दोनों में 5 पहले है तो 5 पचे 25 और 105 में 5 को जोड़ दो तो हो जाएगा 110, यही हो जाएगा स्क्वायर। तो यानी 11,025 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। सारे नहीं होगा एक्चुअली, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाए तो पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु कितनी थी? तो यानी कि अभी उन लोग का आयु है 5 और 2 और 7 साल बाद 2 और 1 हो गया। अगर ऐसा जहाँ पर दोनों में डिफरेंस सेम ना हो तो ये दोनों में कितना का डिफरेंस है ये देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 और 2 में 3 का डिफरेंस है, जबकि 2 और 1 में 1 का डिफरेंस है। तो इसको दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको दोनों को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 5 और 2 6 और 3। अब डिफरेंस दोनों में 1 का आ गया। तो आखिर एक जो डिफरेंस है वो किसके कारण है? 7 साल के कारण। तो पहले एज जानना पड़ेगा। तो माँ का एज कितना हो जाएगा? 7 पचे तो हो जाएगा 7 पचे, तो माँ का एज हो जाएगा 7 पचे 35, जबकि बेटा को हो जाएगा 7 दूनी 14। तो बोल रहा है कि माँ के समय बेटे के जन्म के समय माँ की आयु कितनी थी? तो बेटा का एज हो रहा है 14 साल, तो 14 साल पहले माँ की एज कितनी थी? तो 35 में 14 घटा दिए तो आ जाएगा 21 वर्ष। अगर ये सबको समझ आ रहा है स्टेप से तो ठीक है, और नहीं तो बेसिक रूल क्या होता है कि माँ का एज हो रहा है 5x बटा 2x और 7 साल बाद तो दोनों में 7 जोड़ देंगे, जिससे रेशियो कितना हो गया? 2:1। x का मान कितना निकलेगा? 7 निकलेगा। तो 7 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 35 और 7 दूनी 14। तो यहाँ पर माँ का एज है 35 जबकि बेटा है 14। तो बोल रहा है तुम्हारे जन्म के समय, बेटे के जन्म के समय 14 साल पहले का बात है। तो 35 में 14 घटाएंगे तो 21 साल की माँ है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि एक बॉक्स में 10 आम हैं जिनमें 4 आम सड़ गए हैं, यानी टोटल 10 गो आम है जिसमें 4 को सड़ा हुआ है तो 6 तो अच्छा है। एक साथ 2 आम को लिया गया, यदि उनमें से एक अच्छा है जबकि दूसरे के अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी? तो अगर 10 आम में से अच्छा आम 6 टो है और सड़ा हुआ आम 4 टो है तो टोटल जो हो गया वो 10 है। तो अगर हम पहला आम लेते हैं तो इसकी प्रायिकता सही होने की यानी अच्छा होने का संभावना होगा 6/10, जबकि दूसरे आम को जब निकालने जाएंगे तो एक आम तो निकल चुका है, तो यानी अब जो टोटल बचेगा वो कितना बचेगा? 9, और 9 में से एक उस अच्छा आम निकल चुका है तो बचा कितना अच्छा आम? 5 टो, यानी अब जो संभावना निकालने का वो हो जाएगा 5/9। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो 2 भी कट जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। क्या किए फिर समझाते हैं। पहले अच्छा आम कितना था? 6, जबकि खराब यानी सड़ा हुआ आम कितना था? 4। तो अगर हम कोई आम को उठा रहे हैं जो अच्छा है तो अच्छा होने का संभावना पूरा कितना है? 6 टो, जबकि टोटल कितना है? 10। तो हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता यानी PE बराबर NE/NS होता है, यानी जो संभावना निकालना है उसको ऊपर और कुल संभावना को नीचे लिखते हैं। तो अच्छा आम कितना है? 6, और जबकि टोटल था 10, और जब एक अच्छा निकल गया तो बचा आम कितना? अब 9 टो, और 9 में से 5 गो बच्चा है तो अगला का पॉसिबिलिटी हो जाएगा 5/9। तो ये इसको सॉल्व किया तो आ गया 1/3, यानी नेक्स्ट आम के अच्छे होने की संभावना कितना होगा? 1/3, यानी कि 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि कुत्ते और खरगोश की दौड़ में जब तक खरगोश 5 छलांग भरता है तब तक कुत्ता 3 छलांग, यदि कुत्ते का 1 छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर हो तो कुत्ते की चाल खरगोश की चाल का अनुपात। इस टाइप का क्वेश्चन सबसे आसान तरीका है कि एक बार एक साइड कुत्ता और एक साइड खरगोश लिख देंगे। शुरुआत में बोल रहा है कि खरगोश का 5 छलांग कुत्ते के 3 छलांग बराबर है, और फिर कहता है कि कुत्ता का 1 छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर है। बस इसको क्रॉस गुना कर देंगे तो 3 तिहाई 9 और 5 एकम 5, यानी कुत्ता का स्पीड है 9 और जबकि खरगोश का 5, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज मैथ में बहुत सारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी था। इस वीडियो को जो एक बार में समझ सकता है वो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ कम से कम 1 से 2 बार देखना तो जितना भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। और ये सारे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसको अच्छे से देखना और अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक सबको बाय।